नमस्ते। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर एक न्यूज़ डिबेट में एक बड़ी दिलचस्प और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात सामने आई, साइलेंट वेव की। तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये है क्या और इसके पीछे दावे क्या किए जा रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये खामोश लहर आखिर है क्या भला। फिर इसके पीछे जो जिहाद वाले आरोप हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नेता लोग कैसी जोरदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जमीन पर वोटरों का मूड वाकई बदल रहा है क्या। और आखिर में ये सब बंगाल के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, ये खामोश लहर आखिर है क्या। देखिए, सोर्स का कहना है कि ये सत्ता के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जो ऊपर से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इस पूरी बहस की जड़ पता है कहाँ है? इस एक लाइन में। एक पैनलिस्ट ने कहा कि बंगाल में एक अजीब छिपी हुई लहर चल रही है और बस यही वो आइडिया है जिस पर पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है। मतलब जो दिख रहा है वो सच नहीं है, असलियत कुछ और ही है। तो ये चोरा स्रोत या छिपी लहर, इसका सिद्धांत क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका मतलब सीधा सा है, वोटर ऊपर से एकदम शांत हैं, हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करते भी दिख रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने पासा पलटने का मन बना लिया है। वो निजी तौर पर विपक्ष को वोट देने की तैयारी कर चुके हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई लहर के पीछे वजह क्या बताई जा रही है। सोर्स की माने तो इसके पीछे कई तरह के कथित खतरे हैं और इन सब खतरों को एक ही नाम दिया जा रहा है, जिहाद। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इस डिबेट में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किस मतलब से हो रहा है। यहां पर इसे एक ऐसे संघर्ष की तरह दिखाया गया है जो कथित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जमीन से लेकर नौकरियों तक अलग अलग सामाजिक और आर्थिक दायरों में फैल रहा है। पैनलिस्ट इस नैरेटिव को आप देखिए कैसे एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर ले जाते हैं। उनके हिसाब से ये सब शुरू हुआ लैंड जिहाद से, फिर ये बना लव जिहाद, और अब ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, कॉर्पोरेट जिहाद। और इस पूरी चर्चा में जो सबसे सनसनीखेज दावा है वो इसी कॉर्पोरेट जिहाद का है। कहा यह गया कि ये अब सिर्फ समाज में नहीं बल्कि पेशेवर दुनिया में टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर तक पहुंच गया है। पैनलिस्ट ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि टीसीएस के अंदर एक ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है। उनका काम क्या है? काम करने आई हिंदू महिलाओं को टारगेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना और फिर उनका धर्म बदलवाना। सोचिए ये कितना गंभीर आरोप है। अब देखिए, इस कहानी को हवा सिर्फ न्यूज पैनलिस्ट ही नहीं दे रहे, बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी अपनी जोरदार बयानबाजी से इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं सोर्स में इसका क्या जिक्र है। सोर्स में योगी आदित्यनाथ का जिक्र आता है। उनके हवाले से कहा गया कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो झाड़ू से इस माफिया को साफ कर देगी। ये भाषा देखिए, एकदम सीधी, ताकतवर और उनकी जो बुलडोजर वाली इमेज है उससे बिल्कुल मेल खाती है। और दूसरी तरफ है हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, एकदम व्यंग्यात्मक। वो मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहते हैं कि मछली की चिंता मत करो, मैं रोज 10 किलो भेज दूंगा, लेकिन कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। मतलब मजाक मजाक में सीधी चुनौती। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सीधी बल वाली भाषा और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का मजाकिया तंज भरा अंदाज। पर मकसद दोनों का एक ही है, अपने राजनीतिक विरोधी पर हमला करना। तो क्या इन सब बातों का, इन आरोपों और बयानों का जमीन पर कोई असर हो भी रहा है? सोर्स की माने तो हाँ, वोटरों के मूड में बदलाव के कई संकेत मिल रहे हैं। चर्चा में खास तौर पर बीरभूम जिले का नाम लिया गया। एक ऐसा जिला जो कभी टीएमसी का बहुत मजबूत कड़ माना जाता था, लेकिन नैरेटर का दावा है कि अब वहां के जमीनी हालात वैसे नहीं रहे, वो बदल चुके हैं। और टीएमसी के कमजोर होने के कई सबूत भी गिनाए गए, जैसे बड़े नेताओं की रैलियों में अब पहले जैसी भीड़ नहीं जुट रही, लोग अब बिना डरे विपक्ष का झंडा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सोर्स के मुताबिक टीएमसी के अपने कार्यकर्ता भी परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तथाकथित जिहादी अब उनके कंट्रोल से भी बाहर हो गए हैं। और आखिर में ये पूरी चर्चा चुनाव को एक अलग ही मोड़ दे देती है। ये सिर्फ पार्टियों की हार जीत का खेल नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है। डिबेट का निचोड़ ये निकलता है कि ये चुनाव अब बीजेपी, टीएमसी या सीपीएम के बीच की लड़ाई रहा ही नहीं। लड़ाई का पूरा मैदान ही बदल गया है। तो फिर ये लड़ाई है किसकी? नैरेटर इसे राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध की लड़ाई बताते हैं।
मतलब ये एक वैचारिक लड़ाई बन गई है जिसमें पार्टियां पीछे रह गई हैं और विचारधाराएं आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। और अंत में सोर्स इस पूरी बहस को एक ऐसे सवाल पर लाकर खत्म करता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल यह है कि लड़ाई इस बात की है कि कौन रहेगा और किसे भागने पर मजबूर किया जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो दिखाता है कि इस नैरेटिव के हिसाब से इस चुनाव में दांव पर क्या लगा है। ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है कि कौन रहेगा और किसे जाना होगा।